साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए संपूर्ण रिवीजन की महामैराथन क्लास की बात करूंगा। और आज जियोग्राफी की क्लास होगी और ये इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी यानी भारत और विश्व के भूगोल की बात होगी और इसमें संपूर्ण भारत और विश्व का भूगोल डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू पेट सिलेबस है, पेट के अकॉर्डिंग इसको रखा गया है, इसलिए परीक्षा के पूर्व जाने के पूर्व अवश्य देख के जाएं। और संपूर्ण जो कंटेंट है वो आप ये देखेंगे तो पेट के कंटेंट के लिए ही है। जैसे भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, नदियाँ व नदी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ मरुस्थल, ज्वालामुखी, वन जंगल, खनिज संसाधन, टाइम जोन क्या है, जलवायु व परिवर्तन से और जलवायु और मौसम से बहुत प्रश्न आते रहे हैं, जनसंख्या से लगातार जनसंख्या व प्रवासन इमिग्रेशन वगैरह से प्रश्न आते रहे हैं, राजनीतिक भूगोल क्या है विश्व का और भारत का, इस पर भी लगातार प्रश्न होते रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए और आपके काम की चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधान याम्योत्तर कहाँ से गुजरती है? वेयर डज द प्राइम मेरिडियन पास थ्रू? तो प्रधान याम्योत्तर ये है, ये वाली सीधी लाइन जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जो एक काल्पनिक रेखा खींची गई है उसे बीचों बीच जो जाती है उसे प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। और यह कहाँ से होकर गुजरती है ये आपको बताना है। तो क्या ये फ्रांस से होकर गुजरती है या पुर्तगाल से या रूस से या नाइजीरिया से? तो यदि आप देखेंगे तो देखिए ये फ्रांस से ही होकर गुजर रही है, क्योंकि देखिए पुर्तगाल, रूस और नाइजीरिया अलग अलग जगह हैं, तो यहाँ से होकर नहीं जा रहे हैं। तो केवल फ्रांस ही, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि फ्रांस से होकर ये लाइन गुजर रही है इन ऑप्शंस में। देखिए व्याख्याएं महत्वपूर्ण होती हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। 9 देशों से होकर ये जो प्रधान याम्योत्तर है ये गुजरती है प्राइम मेरिडियन। ये है ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, घाना, माली, टोगो, अंटार्कटिका, अल्जीरिया और बुर्किना फासो। तो इस तरह से ये 9 देश हैं, एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा। ग्रीनविच याम्योत्तर यानी प्रधान मध्याह्न रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटते हैं कहाँ? तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर में। तो ये याम्योत्तर है और ये इधर से भूमध्य रेखा है, ये वर्टिकल होती है और भूमध्य रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये एक दूसरे को अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में काटते हैं। प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा, इसको जीरो देशांतर कहते हैं, याद रखिएगा। एक बार ये पूछता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 देशांतर, इन दोनों में अंतर आप जरूर देखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और ये गलत लोग कर देते हैं। तो प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा एक ही चीज़ है, ये 0 है डिग्री देशांतर, और 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है। किसी वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होने के कारण, क्योंकि जी से ही, गुरुत्वीय त्वरण से ही भार जो है निर्धारित होता है, और वहाँ विषुवत रेखा पर भार कम से कम होता है, मिनिमम होता है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान भी मिनिमम होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न के एवज में कई प्रश्नों के उत्तर, 8 से 10 प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो देखिए। समाधान द सॉल्यूशन के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहलाता है? विच लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? तो देखिएगा, देखिए इसमें 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी और 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी, ये दोनों लिखा है, तो याद रखिएगा पूर्वी वाला होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज अगेन द राइट आंसर। 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी जो है ये भारत की मध्याह्न रेखा कहलाती है। और यहाँ यदि आप चित्र में देखेंगे तो ये वाली रेखा है, ये वाली 82 डिग्री 30 मिनट, ये यहाँ से होकर गुजर रही है, पूर्वोत्तर से लेके इधर यानी पूरब से होकर गुजर रही है भारत के भी, ठीक है। तो पूर्वी होगा
82°30' पूर्वी देशांतर से। मानक समय क्या है? एक मानक देशांतर का स्थानीय समय होता है। भारत का मानक समय 82.30 पूर्वी देशांतर है, 82°30' जिसको कहेंगे। मिर्ज़ापुर के पास से विंध्याचल से होकर गुजरती है। यदि आप जब विंध्याचल जाएंगे मिर्ज़ापुर से 5 किलोमीटर पहले, जहाँ विंध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, तो उसी चौराहे के पास ही बिल्कुल एक पत्थर गड़ा है जिसमें ये चीज़ लिखा गया है कि यहाँ से मध्याह्न रेखा होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसका मतलब यह है कि यदि ग्रीनविच के में दोपहर के 12 बजे हैं तो 12 से 5.5 घंटा आगे, यानी भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। ये याद रखिएगा कि 5.5 घंटा प्लस है। भारत का ग्रीनविच जो है उज्जैन से लिया जाता है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि सबसे पूर्वी भाग है ये भारत का। मानक रेखा देश के 5 राज्यों से होकर गुजरेगी, और ये कहाँ कहाँ से जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न आता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न बहुत बार न्यूमेरिकल में पूछ लेता है। इस तरह याम्योत्तर पर पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक 15 मिनट के बाद स्थानीय समय में 1 घंटे की वृद्धि की जाती है। 15 मिनट के बाद 1 घंटा, यानी 1 घंटे 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में 15 चौके 60 मिनट, यानी 1 घंटे की वृद्धि हो जाएगी। तो पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो प्रत्येक 15 डिग्री में 1 घंटे की वृद्धि होगी समय में, और पश्चिम की ओर बढ़ने पर क्या होगा? इतना ही कम हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक चीज़ें हैं, इन पर आपके सवाल लगातार बन जाते हैं। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? देखिए ये भी बड़ा बढ़िया प्रश्न है। सबसे बड़ा दिन किस तिथि को दिन होता है सबसे बड़ा? तो 21 जून को, या 22 जुलाई को, 22 दिसंबर को, या 25 दिसंबर को। देखिए जून यानी गर्मी में दिन बड़े होते हैं, तो आप ये तो कट हो जाएंगे। अब यहाँ जुलाई और ये हुआ, तो आप देखिए कि ऑप्शन नंबर ए इज़ अगेन द राइट आंसर। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून को, यानी 21 और 22 जून के बीच वाला, तो सबसे बड़ा दिन होता है। यदि आप इसे लंबाई देखेंगे तो इसी से पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा 21 जून को हो रहा है। इसी का उल्टा 21-22 दिसंबर को यदि आप देखिए, इधर देखेंगे तो यानी सबसे बड़ी रात हो जाएगी, उल्टा हो जाता है। यहाँ सबसे बड़ा दिन, यहाँ सबसे बड़ी रात। और फिर जैसे ही इधर ये घूम आएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी गर्मी ठंडी के दिनों में सबसे बड़ी जहाँ दिन होता था वहाँ सबसे बड़ा रात होने लगेगी, और रात का दिन होने लगेगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन 21 जून को और छोटा सा 22 दिसंबर को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध यानी जब आधे जाड़े में इसका उल्टा हो जाएगा जो है, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और 21 जून को सबसे बड़ा। 21 जून को सबसे छोटा, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा हो जाएगा। इक्विनॉक्स क्या है? ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और रात, यानी दिन और रात वो बराबर होंगे, इसको इक्विनॉक्स कहेंगे। और ये 21 मार्च व 23 सितंबर को होता है, 2 बार। सबसे छोटी छाया जो है 21 जून की दोपहर को होगी। इस दिन सबसे बड़ा दिन भी होता है, क्योंकि सूर्य ठीक ऊपर होंगे। हॉर्स अक्षांश क्या है? हॉर्स लैटिट्यूड क्या है? ये 30 डिग्री से 35 अक्षांश जो है दोनों गोलार्धों में, यहाँ उच्च वायुदाब होता है, इसे कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? वेयर इज ओरिजिन ऑफ कावेरी रिवर? तो कावेरी रिवर का ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और यदि आप कावेरी को देखेंगे तो ये नदी है, और यहाँ ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से यानी दक्षिण भारत की बहुत ही बड़ी और पवित्र नदी है कावेरी नदी। कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ वहीं से निकलती है। अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगम द्वीप कावेरी नदी के द्वारा निर्मित होते हैं। कावेरी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो अमरावती, हेमावती, अर्कावती, सुवर्णवती, भवानी, कामिनी, लोकपावनी। इनको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब पढ़े रहेंगे तो आप सही ट्रिक कर पाएंगे। बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहते हैं, लगातार बाढ़ के कारण, बढ़ नहीं बाढ़।
जैविक मरुस्थल यही दामोदर नदी ही बनाती है। कई बार जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण, खास तौर से जलकुंभी यहाँ बहुत ज़्यादा आ जाती है, उसी के कारण। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है सोन गंगा की किस सहायक नदी का प्रवाह उत्तर की ओर है? तो गंगा की किस नदी का प्रवाह जो है, सहायक नदी का प्रवाह उत्तर की ओर है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सोन है। अभी आप देखेंगे कि इनका प्रवाह इधर है, लेकिन सोन का प्रवाह यहाँ से सीधे उत्तर की ओर जा रहा है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश होकर बिहार में जाके गंगा में मिलती है, तो उत्तर की ओर सोन नदी का प्रवाह है इन ऑप्शंस में। तो सोन नदी का अन्य नाम स्वर्ण नदी है, क्योंकि बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। इसका उद्गम कहाँ होता है? प्रसिद्ध अमरकंटक पठार से, जो कि मैकाल पर्वत का एक पठार है, भाग है। एमपी यूपी से में सोनभद्र होकर पटना में गंगा में मिल जाती है। एमपी से चलेगी अमरकंटक से, यूपी में सोनभद्र से होकर पटना में गंगा में मिलती है। हिमालय से निकली सभी नदियां यथा गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, क्योंकि देखिए हिमालय से जो पूरब की ओर बहती हैं नदियां सीधे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत प्रश्न आता है। ये गोमती नदी है और पीलीभीत यूपी से निकलती है, किसी पहाड़ से नहीं निकलती, ये मैदानी भाग से पीलीभीत से निकलती है, उत्तर प्रदेश से। ज्वार बनाने वाली नदी को हुगली नदी, ज्वार बनाने वाली नदी जो है वो हुगली नदी है, कोलकाता को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात नदी कोसी नदी है, इसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये बहुत तबाही मचाती है और बाढ़ के कारण। नेक्स्ट है 6वां प्रश्न। 6ठा प्रश्न, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? देखिए, विच माउंटेन रेंजेज आर सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स? तो देखिए नर्मदा और ताप्ती, आप देखिए यदि चित्र में आप देखेंगे तो देखिए ये है नर्मदा, ये है ताप्ती, बीच में कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी है, तो सतपुड़ा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन दोनों के बीच सतपुड़ा है। नर्मदा का उद्गम जो है अमरकंटक पठार से होता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। मैकाल श्रेणी से 3 नदियां उत्तर पूर्व की ओर सोन नदी, दक्षिण पूर्व की ओर महानदी और पश्चिम की ओर नर्मदा, यानी वहां से 3 नदियां अलग अलग दिशाओं में निकल रही हैं, सोन, महानदी और नर्मदा। तो सोन आप जानते हैं पूरब उत्तर की ओर जाती है, बाद में यूपी होकर पटना में मिल जाती है गंगा में। दक्षिण पूर्व की ओर महानदी जाती है, उड़ीसा तरफ जाती है, और नर्मदा जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में मिलती है। नर्मदा जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात होते हुए बिंध्य तथा सतपुड़ा के मध्य होकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिलती है। ताप्ती या तापी ये एमपी के बेलूर जिले की मुल्ताई पहाड़ी, जिसको सतपुड़ा पहाड़ी का ही भाग है, वहाँ से निकलती है। सतपुड़ा एवं अजंता पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर पूर्व से पश्चिम प्रवाह है। सूरत के आगे खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिलती है। ताप्ती और नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ये बहुत प्रश्न आता है, याद रखिएगा, भ्रंश घाटी से ये दोनों प्रवाहित होती हैं, ताप्ती और नर्मदा, और इसी से ये क्या सामाल ढाल के विपरीत पश्चिम की ओर बहती हैं और एस्चुअरी बनाती हैं। ये भी प्रश्न आता है, एस्चुअरी कौन सी नदियाँ बनाती हैं, तो इनको याद रखिएगा, ताप्ती नर्मदा इनमें प्रमुख है। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? देखिए सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी पूछा है, लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया, तो देखिए ये गोदावरी है। तो लॉन्गेस्ट पेनिसुलर जो है रिवर है, और गोदावरी देखिए बहुत लंबा अपवाह क्षेत्र है गोदावरी का। तो ये जो है उद्गम इसका त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक में मिलती है। त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव का वहाँ ज्योतिर्लिंग है, और आप वहाँ यदि मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के ठीक पीछे सटी हुई पहाड़ी है, वहाँ से ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसका अन्य नाम है वृद्ध गंगा, दक्षिण की गंगा, बृहद गंगा। देखिए गंगा क्योंकि बहुत ही पवित्र नदी है, दक्षिण की गंगा क्योंकि दक्षिण की पवित्र नदी है, और वृद्ध गंगा इसलिए क्योंकि ये इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी नदी है। ये है आयु, आकार और लंबाई के कारण। गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसका अपवाह क्षेत्र है ये राज्य। और नासिक
की बात करेंगे तो गोदावरी नदी के किनारे है और ये कुंभ नगरी भी है। 4 जगह जो कुंभ लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, उसमें से एक कुंभ नगरी भी ये है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है। नदियों का देश किसे कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ रिवर्स? तो जो कंट्री ऑफ रिवर्स, नदियों का देश, वो बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा जाता है। ये नेपोलियन ने कहा था, क्योंकि बनियागिरी करते करते पहले गए सामान बेचे कि अन्य देशों में, अंत में जाके कब्जा कर लिए। फिनलैंड को हजार झीलों का देश, बहुत सारी झीलें ही फिनलैंड में हैं। नेक्स्ट है, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सॉरो ऑफ बिहार। तो ये इस तरह से बहुत परेशानी पैदा करती है। अभी प्रश्न में उत्तर में आया था, कोसी नदी ये है बिहार का शोक। देखिए, कुछ शोक पर प्रश्न आते हैं, जैसे बंगाल का शोक है दामोदर नदी। बंगाल का आतंक जलकुंभी, अभी बात हो रही थी, और ये जलकुंभी बहुत तांडव, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पैदा कर देती है, इसलिए बंगाल का आतंक। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी और बंगाल का आतंक जो है जलकुंभी है। असम का शोक है ब्रह्मपुत्र। चीन का शोक हुआंगहो नदी या पीली नदी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो ये गोदावरी नदी है, अभी प्रश्न आया था। और ब्राह्मणी नदी जो है दक्षिण की कोयल कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, जबलपुर नदी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें कुछ नदियों के किनारे बसे शहरों, नगरों पर बहुत प्रश्न आते हैं। तो देखिए, नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है। चित्रकूट मंदाकिनी। लखनऊ जो है और जौनपुर, ये दोनों गोमती नदी के किनारे हैं। गोरखपुर राप्ती। विजयवाड़ा कृष्णा। कटक महानदी। उज्जैन क्षिप्रा नदी। जमशेदपुर स्वर्णरेखा। मथुरा और आगरा यमुना नदी के किनारे हैं। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। बरेली रामगंगा। कोलकाता हुगली। प्रयागराज को आप जानते हैं गंगा यमुना के और सरस्वती को माना जाता है, दृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन शहर की बात करेंगे तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। रट लीजिए, बहुत प्रश्न आता है। कुछ और देखिए जो विदेशी महत्वपूर्ण शहर हैं। न्यूयॉर्क हडसन नदी। रोम टाइबर नदी। पेरिस सीन नदी। बेलग्रेड डेन्यूब नदी। लाहौर रावी नदी। और बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ये शहर इंपॉर्टेंट शहर है। 12 नंबर प्रश्न, अमेरिका का शहर शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? सुपीरियर झील, विनिपेग झील, अथावास्का झील, मिशिगन झील। देखिए, शिकागो ये मिशिगन झील के किनारे स्थित। ऑप्शन नंबर डी इज अगेन द राइट आंसर। अब देखिए, ये 5 जो महत्वपूर्ण झीलें हैं जो कि यूएसए और कनाडा के बीच में हैं, सीमा पर हैं, उसमें से 5 में से यही एक है जो कि यूएसए में है। सुपीरियर झील की बात करें तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर, न्यूरोन, एरी, ओंटारियो झीलें ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। और विनिपेग झील जो है ये कनाडा में है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी यहाँ स्थित है। अथावास्का झील ये कनाडा में ही है और यूरेनियम के भंडार यहाँ महत्वपूर्ण पाए जाते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। सुपीरियर और ह्यूरोन झीलों के बीच जो एक शहर है, उसको जो नहर है उसको सू नहर कहते हैं। ये सू नहर इन दोनों झीलों को अलग करती है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये मेघना नदी है जो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। कुछ अन्य देशों की लंबी नदियां देखिए। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्नाली। भूटान की मानस। म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी। श्रीलंका की महावेली गंगा। पाकिस्तान में सिंधु। चीन में यांगसी और अफगानिस्तान में हेलमंड नदियाँ। ये प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए यहाँ इनको शामिल किया गया है। अब 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो नियरेस्ट टू इक्वेटर है ये भारत का कौन सा स्थान है? क्या ये रामेश्वरम है या कन्याकुमारी है, पिग्मेलियन पॉइंट है या पंबन है? देखिए, सारे ये दक्षिण के आसपास हैं, लेकिन भारत का आप जानते हैं सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है वो पिग्मेलियन पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और चूँकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसलिए ये विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक होगा, क्योंकि दक्षिण में विषुवत रेखा पड़ती है।
तो पिगमेलियन पॉइंट याद रखिए, इसका एक नाम इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का यह दक्षिणतम बिंदु है, यानी वेरी साउथ इन इंडिया, जो स्वाभाविक रूप से विषुवत रेखा के सबसे निकट है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु देखिए इस समुद्र में है, लेकिन भूमि जो है, भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु माना जाए तो कन्याकुमारी या केप कैमोरिन अंतरीप है। भारत का उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा कॉल है, इसको जम्मू कश्मीर में है, ये इसको इंदिरा कॉल कहते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुहर मोती या गौहर मोती या गौरव माता कहते हैं, और ये गुजरात में है। तो ये चारों इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं भारत के, इसको याद रखिए। 15 नंबर प्रश्न है कि समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो जो है इक्वल एयर प्रेशर वाली जो रेखा है उसको आइसो बार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बार आए तो दाब आए तो बार आएगा, इसलिए आइसो बार यहाँ होगा। आइसोथर्म जो है समताप रेखा है, समान ताप दिखाने वाली। आइसोहेल समधूप रेखा यानी समान धूप की अवधि दिखाती है। आइसोहिट्स जो है समवर्षा रेखा यानी समान वर्षा को दिखाने वाले बिंदु है। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल निम्न में से किसको पृथक करता है, किसको अलग करता है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ही 10 डिग्री आए आप तुरंत लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए अंडमान व निकोबार, ये 10 डिग्री चैनल है जिसको अलग करता है। 9 नंबर जो है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 8 नंबर मिनिकॉय और मालदीव को। और मन्नार की खाड़ी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है, उसको अलग करती है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, कौन सी जल संधि फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है। तो भैया फ्रांस को ब्रिटेन से जो अलग करने वाली जल संधि है वो यही है, नीली वाली। इसे कहेंगे डोवर जल संधि। बहुत बार ये प्रश्न आता है। कुछ और जल संधियां देखिए, उत्तरी चैनल आयरलैंड और स्कॉटलैंड को अलग करेगा। जिब्राल्टर यूरोप अफ्रीका को बहुत बार आता है। सेंट जॉर्ज आइलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती। थ्रू विच कॉन्टिनेंट डू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न पास। तो कहाँ से तीनों पास होती हैं तीनों रेखाएं। तो भैया ये है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है। बहुत लंबा विस्तृत क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ यह द्वीप है। और चूंकि बीच में पड़ता है, ये बीचों बीच, इसलिए यहाँ से देखिए, ये देखो मध्य में पड़ता है, इसलिए तीनों रेखाएं देखिए, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य, तीनों रेखाएं इससे होकर गुजर रही। बाकी जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ मकर रेखा जा रही है। यहाँ 2 रेखाएं हैं अफ्रीका, साउथ अमेरिका में, लेकिन ऊपर वाली नहीं है कर्क रेखा। यहाँ केवल कर्क रेखा है, तो यहाँ कर्क रेखा है, तो मतलब एशिया से केवल कर्क रेखा। तो ये अफ्रीका है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजर रही हैं। ये नंबर 19, किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इक्वेटर कहाँ से नहीं गुजरती। तो थाईलैंड, युगांडा, इंडोनेशिया, गयाना। देखिए ये याद रखिएगा, थाईलैंड ही है जहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। कुल 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, इनको एक दो बार पढ़ लीजिएगा। तो कोलंबिया, साओटोम और प्रिंसेस, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, गैबन, कांगो जो है लोकतांत्रिक गणराज्य है, केन्या, मालदीव और किरिबाती। इनके अलावा कहीं से भी भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, याद रखिए। 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत की जो है लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ है। देखिए ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश को आप ध्यान से देखिए तो ये चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। तो जब जिसके देश की बाउंड्री का चारों तरफ भारत से घिरा है तो चारों तरफ की नाप यानी बढ़ गई। इस तरह से बांग्लादेश ही वो है जिसकी सीमा रेखा सबसे ज़्यादा भारत से शेयर होती है। वैसे 7 देशों के साथ भारत की सीमा स्पर्श होती है। ये अवरोही क्रम में यहाँ दिया गया है, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश से और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से शेयर होती है। तो बांग्लादेश के बाद फिर चीन से, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, इसी क्रम में सबसे कम अफगानिस्तान से शेयर होती है, छोटी सी सीमा।
नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न है ये। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? देखिए म्यांमार से मिलने की, देखिए ये है म्यांमार, ये पीला वाला पोर्शन। अब आप देखिए यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, ये तो मिल रही है। मिजोरम, ये है मिजोरम, ये भी एकदम किनारे है। आसाम, ये है, देखिए आसाम बीच में है, इस पीले वाले भाग से नहीं मिल रही है। नागालैंड, आप देखिए ये नागालैंड इसी से मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। आसाम से नहीं मिलती है म्यांमार की सीमा, आसाम क्योंकि मध्य में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले 5 राज्यों की बात करें तो 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। और इस सीमा को कहते हैं जीरो लाइन, भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा को। पाकिस्तान के साथ जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इनके ये पाकिस्तान के साथ शेयर होती है भारत की इन राज्यों की सीमाएं। और सीमा जो है रेखा रेड क्लिफ रेखा है पाकिस्तान और भारत के बीच की। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य। और सीमा जो है भारत और चीन के बीच की क्या कहेंगे? मैकमोहन रेखा। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ये 5 राज्य शेयर करते हैं सीमा। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है। यदि आपको ठीक लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो असम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़। देखिए त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन यहाँ से होकर गुजर रही है, असम से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि असम इधर है और ये लाइन नीचे है। कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है कर्क रेखा है। देश के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? देखिए ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार ये कांगो या जायरे नदी पार करती है। देखिए ये कांगो नदी है, ये इधर से जाके ऐसे जा रही है, भूमध्य रेखा यहाँ है, तो इसको 2 बार काट रही है, एक बार ऊपर प्रवाह के, एक बार नीचे आते हुए। तो कांगो या जायरी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए कुछ और रेखाओं को काटने वाले प्रश्न आते हैं, जैसे माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। लिम्पोपो है, ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। और नील नदी है, कर्क और भूमध्य रेखा दोनों रेखाओं को 2 बार पार करती है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न क्या है? भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी है? देखिए भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये तो पाकिस्तान के और भारत के बीच है, ये अफगानिस्तान के बीच है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है। मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान डूरंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा है। अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं है समानांतर रेखा। पाक जलडमरू मध्य पाक की खाड़ी है, भारत और श्रीलंका के मध्य ये इसको अलग करती है खाड़ी। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? पास से बहुत प्रश्न आते हैं। नाथुला पास कहाँ है? तो ये सिक्किम का इम्पोर्टेंट पास है, इसको आप याद रखिए। नाथुला, बहुत प्रश्न आते हैं दर्रों से भी, तो इनको याद रखिएगा। सिक्किम के अन्य दर्रों की बात करें तो माना दर्रा, जेलेपाला और डोंकिया है। उत्तराखंड की बात करें तो माना यहाँ भी है, लिपुलेख, दारमा मुलिंगला है। लद्दाख में खारदुंगला इम्पोर्टेंट है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दिहांग दर्रा, डिफुला, बुमला और बोडमिला। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रोहतांग, बड़ा लाचा, शिपकीला है। लद्दाख में फिर जोजिला, जम्मू कश्मीर में बनिहाल और केरल में पाल घाट। ये इम्पोर्टेंट है, 1-2 बार इसको पढ़ लीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया किस राज्य की है? तो देखिए गुजरात की है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्योंकि देखिए गुजरात ये इस तरह से ऐसे ऐसे फिर से
घुमावदार लाइनें हैं, तो बहुत लंबी रेखा कोस्टल लाइन बनाता है। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, तीसरा तमिलनाडु का है और पहला गुजरात का है। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं और इनकी तटरेखा से लगे हुए हैं। तो ये भी कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछ देता है, कितने राज्य हैं। कोरोमंडल तट जो है, इसकी बात करें तो इसको कुमारी अंतरीप यानी केप कोमोरिन से पुलिकट झील व कृष्णा डेल्टा तक ये फैला हुआ है। मालाबार तट या केरल तट जो है, इसकी बात करेंगे तो उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। यहाँ रबर, काफ़ी, गरम मसाले, नारियल आदि के बागान होते हैं। प्रमुख नदी पेरियार है यहाँ की। कोरी निवेशिका या कोरी खाड़ी या कोरी क्रीक जो है, ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एक ज्वारीय सकरी खाड़ी है। इसको कोरी निवेशिका या कोरी खाड़ी या कोरी क्रीक कहते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लॉन्गेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन। देखिए, ये है मेडागास्कर। ये सबसे बड़ा मेडागास्कर जो है सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है श्रीलंका है। विश्व और उत्तरी अमेरिका दोनों की बात करेंगे तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। भारत का सबसे बड़ा द्वीप सालसेट जनसंख्या में और मध्य अंडमान क्षेत्रफल में। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट ब्रिटेन। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है, द्वीप समूह की बात करें तो इंडोनेशिया है। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है अंडमान निकोबार है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अब भैया बहुत ध्यान से देख लीजिए। 28 नंबर प्रश्न है, बैरन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरन ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज अगेन द राइट आंसर। कुछ ज्वालामुखी और देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है। जो है लक्षद्वीप, कुल 36 द्वीप हैं और 11 पर मानव आवास है, बाकी खाली है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अवस्थिति की बात करें तो केरल के पश्चिम में है, अरब सागर में स्थित है। प्रवाल निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है, यानी मूंगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है सालसेट द्वीप है और ये मुंबई इसी पर है, याद रखिएगा। तो सबसे कम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप है। भारतीय तटरेखा से सुदूरवर्ती द्वीप है, सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है? मिनिकाय द्वीप है। लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप भी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली है, ये ब्रह्मपुत्रा पर है नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के पास है और इसरो का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वो यहीं पर है, श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? वेर इज साइलेंट वैली लोकेटेड? साइलेंट वैली केरल में है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए, कुछ वैलीज़ की बात करेंगे, जैसे फूलों की घाटी, फ्लावर्स वैली है उत्तराखंड में। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड, ये कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में। पिन वैली हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, मृत घाटी, ग्रैंड घाटी, रैबिट घाटी या जुआन घाटी, ये यूएसए में है। हैप्पी घाटी, बटरफ्लाई घाटी, ये हांगकांग में है। शिकारी घाटी ऑस्ट्रेलिया में और सेक्रेड घाटी पेरू में स्थित है। तो ये घाटियों के नाम 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात, तो हाईएस्ट वाटरफॉल कुंचिकल जो है कहाँ स्थित है? तो ये कुंचिकल कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। कुछ और देखिए प्रपातों के बारे में, वाराही नदी पर स्थित है ये कुंचिकल और इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। घोड़े की नाल के समान मुख के कारण इसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहते हैं, किसको? चित्रकूट जलप्रपात को। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी। जोग प्रपात कृष्णा। धुआंधार नर्मदा, ये बहुत प्रसिद्ध है। चचाई बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में। डुडुमा ये मच्छकुंड नदी में है। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। और बूढ़ा बाग जो है बूढ़ी नदी झारखंड में। इतने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से इसको पढ़िए, किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है? तो विच इज द लेक शेयर्ड बाय टू इंडियन स्टेट्स? तो देखिए ये पुलिकट झील है, ऑप्शन नंबर बी सही है। पुलिकट झील को यदि आप इसकी लोकेशन देखिएगा तो इधर आंध्र प्रदेश और इधर तमिलनाडु है, तो दोनों के बीच में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में यह पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की साझेदारी है। श्रीहरिकोटा द्वीप यहीं पर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में है। सबसे बड़ी अंतस्थ खारे पानी की झील सांबर नदी राजस्थान में। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील कश्मीर में। और रहस्यमयी झील जो है रूपकुंड झील है, मानव कंकाल झील इसको कहते हैं, ये चमोली उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, हाँ कुछ झीलों की बात करेंगे। देखिए लोकटक ये मणिपुर में है, सही है। कौन सुमेलित नहीं है बताना है, नॉट मैच्ड है। तो नक्की जो है राजस्थान में, ये भी ठीक है। कोल्हेरू ये आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। देखिए लोनार कश्मीर, ये गलत है। लोनार जो है वो महाराष्ट्र में है, न कि कश्मीर। सो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब कुछ और झीलों के बारे में बात करेंगे। जैसे डल झील कश्मीर में है, प्रसिद्ध यहाँ की झील है। अष्टमुदी और वेम्बनाड ये केरल में है। सूरजकुंड बड़खल ब्लूबर्ड ये हरियाणा में है। साला झील अरुणाचल प्रदेश। उपवन झील महाराष्ट्र। पंचाभद्रा राजस्थान। शेखा झील अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, बहुत प्रसिद्ध है। फुल्लड़ झील ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है और यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है, क्योंकि अभी पहले एक प्रश्न आया था कि कौन सी जो है नदी पर्वतीय नदी है, उसका उद्गम पर्वत से नहीं है, तो यही थी। पीलीभीत से गोमती नदी निकलती है और फुल्लड़ झील से निकलती है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर मोस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फाउंड इन इंडिया? तो सबसे देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसमें कुल 97 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह व मध्य प्रदेश दोनों में 9 हैं राष्ट्रीय उद्यान, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा अंडमान में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल कौन है? विच आर द फॉलोइंग आर जैव डाइवर्सिटी, इसको बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्लेसेस कौन से हैं? पूर्वी हिमालयन है ही, पश्चिमी घाट भी है, इंडो बर्मा क्षेत्र भी है, तो उपर्युक्त सभी हैं। बायोडाइवर्सिटी जहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा घने जंगल हों, तो आप जानते हैं हर जगहों पर हैं, तो ये जैव विविधता के क्षेत्र हैं। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडा क्षेत्र, ये सब जैव विविधता के प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम आर्द्र भूमि रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो प्रथम आर्द्र भूमि रिजर्व क्षेत्र केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, चिल्का झील है, एत्था बी। देखिए ये दोनों हैं, आर्द्र भूमि दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड क्षेत्र क्या है? ये वे क्षेत्र हैं जिनमें वर्ष भर के अधिकांश महीने में जल से ढके होते हैं, इन्हें आर्द्र भूमि क्षेत्र यानी वेटलैंड एरिया कहा जाता है। भारत का प्रथम आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है तथा चिल्का झील उड़ीसा है। ये दोनों हैं। 1 अक्टूबर 1981 को दोनों एक साथ घोषित हुए थे, तो ये दोनों सही उत्तर होगा। आर्द्र भूमि में जैव विविधता की प्रचुरता पाई जाती है। 36 नंबर प्रश्न है, भारत की जलवायु को मुख्य रूप से कितने मौसमों में बांटा गया है? तो हाउ मेनी सीजन्स ये जो भारत की जलवायु है, बी ऑप्शन सही है, 4 मौसमों में बांटा गया है। तो ये शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद 4 में है, और प्रथम 2 जो है उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है, और इन दोनों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, यानी वर्षा और शरद ऋतु में। भारत की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु कही जाती है। 37 नंबर प्रश्न है,
कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए ये प्रश्न बहुत बार आता है। ग्रीन हाउस का कंपोजिशन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? मीथेन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंतर्गत नहीं आती, ग्रीन हाउस के अंतर्गत। आंसर देखिए, ग्रीन हाउस जो प्रभाव है अपने वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह का गर्म हो जाना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की बात करेंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, मीथेन और जलवाष्प, इतने जो है इन सब से मिलके ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण हुआ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं अन्य ओजोन सहकारी रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इस प्रोटोकॉल के तहत, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो व्हेन वाज नेशनल फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड। तो देखिए ये 1954 में हुआ था, सो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कार्यक्रम 1954 में शुरू हुआ था। 39 नंबर प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती की प्रथा है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रथा। देखिए ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, खासतौर से उत्तर पूर्व के जनजातीय क्षेत्रों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और क्योंकि ये पूरे पहाड़ी क्षेत्र हैं, पूरा क्षेत्र ही पहाड़ पे बसा है। शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उसके नाम हैं, जैसे बेबर और दहिया ये नाम है एमपी में, मध्य प्रदेश में। वींगा नाम है इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन का उड़ीसा में। पोंडू नाम है आंध्र प्रदेश में। केरल में कुमारी, हिमाचल में खडिल और झारखंड में कोरवा कहते हैं। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग भारत के क्षेत्रों के नाम हैं। 40 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? देखिए कई बार पहला पूछता है लेकिन दूसरा पूछ लेता है वो सरप्राइज़ देने के लिए। तो देखिए पहला तो राजस्थान है, लेकिन जब दूसरा पूछा है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी सही है। राजस्थान की बात करें और वही क्रम में यहाँ दे दिया गया है प्रतिशत में क्षेत्रफल। जैसे राजस्थान का सबसे ज़्यादा 10.4% है पूरे क्षेत्र का, मध्य प्रदेश का 9.4, फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सबसे उत्तर प्रदेश देख लीजिए। नेक्स्ट, हाँ 41 नंबर प्रश्न है, कोटोपैक्सी ये कहाँ का जागृत ज्वालामुखी है? ये इक्वाडोर का है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इक्वाडोर के अन्य ज्वालामुखी की बात करें तो एक जो महत्वपूर्ण सबसे है वो चिम्बेरेजो है। इंडोनेशिया की ज्वालामुखियों की बात करें, प्रश्न आए हुए हैं तो सिनाबुंग, आबू और क्राकातोवा है, ये इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो देखिए हिमालय पर्वत ये वलित है, फोल्ड पर्वतों के उदाहरण है। इधर से प्रेशर इधर से प्रेशर आता है तो वलित होकर फोल्ड होकर ऊपर मुड़ जाते हैं, तो ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, वलित पर्वत हैं, जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से भूपर पट्टी पर वलय के बनने से हुआ। टर्शरी युग में बने पर्वत जो है हिमालय आल्पस हैं। बृहद हिमालय के नाम जो है हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय है, और ग्रेट हिमालय इनको कहते हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी यहीं पाई जाती है, जिसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है। उसके बाद कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। धौलागिरी, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट की बात करेंगे तो नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा कहते हैं। चोलोलुंगमा का नाम है पर्वतों की रानी। ये एवरेस्ट के नाम हैं अलग अलग क्षेत्रों में। 43 नंबर प्रश्न है, तो 43 नंबर प्रश्न है, अरावली के राज्य में स्थित है। देखिए अरावली हिमालय की जो नीची रेंज है उसे अरावली श्रृंखला कहते हैं और ये राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार गुजरात से राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक है। सर्वोच्च चोटी जो है, छोटी नहीं, सर्वोच्च चोटी इसका है गुरु शिखर 1722 मीटर। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक कही जाएगी, और सबसे पुरानी कही जाएगी क्या?
अरावली और सबसे नवीन शिवालिक। धौलाधार था पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ, ये लघु हिमालय का भाग है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला समतल मैदान जो है उसको भाबर क्षेत्र कहा जाता है। 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई। अब जैसे ये पर्वत है, पहाड़ है, तो ये जो इसके नीचे वाला ये जो सटा हुआ क्षेत्र है इसे भाबर क्षेत्र कहता है। इसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर है। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो कार्डामोम हिल्स जो है ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इलायची पहाड़ियाँ इनका नाम है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु पर ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। इलायची कार्डामोम की पहाड़ियाँ तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम एवं केरल के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित हैं, दोनों की सीमा पे। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की क्रम, ये बार प्रश्न 1-2 बार आया हुआ है। तो पश्चिम से पूर्व कौन सी है? तो सबसे पश्चिम सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में देखें तो उत्तर से शुरू होकर सबसे उत्तर में केटू कश्मीर में है, नंदा देवी उत्तराखंड, फिर डोडा बेटा तमिलनाडु में, अनाईमुड़ी केरल। ये उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का क्रम है। 45 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन पेनिसुला, सबसे ऊंची चोटी वैसे तो भारत की केटू थी, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसको आपको बताना है। तो अनाईमुडी है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अनाईमुडी भारत की जो है दक्षिणी जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। अनामलाई पहाड़ी पर स्थित है, ऊंचाई है 2695 मीटर। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, 2637 मीटर की है। यह नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। विस्तार इनका जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है और सर्वोच्च चोटी इसी की है, डोडा बेटा। पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है, इसे पश्चिमी घाट कहा जाते हैं और इसका नाम है सह्याद्री, जो कि लोकप्रिय नाम है। 46 नंबर प्रश्न आ गया। 46 नंबर प्रश्न है, देखिए कौन सुमेलित नहीं है, नॉट मैच्ड है। तो इसमें क्या है, मध्य भारत विंध्याचल सही है, तमिलनाडु या नीलगिरी की पहाड़ियाँ वहीं हैं, राजस्थान में अरावली अभी आया था, ये दोनों प्रश्न। उत्तराखंड राजमहल, नो, उत्तराखंड में तो केटू है, नंदा देवी है। राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं ये झारखंड में है, JH में है, झारखंड में है, उत्तराखंड में, UK में नहीं। तो ये झारखंड की है राजमहल। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियाँ आपने पढ़ लिया है। माउंट आबू अरावली पर्वतमाला की एक चोटी है। अमरकंटक जो है मैकाल श्रेणी जहाँ से नर्मदा निकलती हैं। गारो मेघालय की, नंदा पर्वत जम्मू कश्मीर, कोल्लीमलाई तमिलनाडु, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, डालमा झारखंड और मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 47 क्वेश्चन, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अभी संस्थानों की बात होगी। इम्पॉर्टेंट जो शोध संस्थान है कहाँ है, तो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए राइस रिसर्च एक कटक में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कुछ इंस्टीट्यूट्स के और नाम देखिए जो कि कृषि से संबंधित हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया का केंद्र ये वाराणसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। भारतीय चारागाह संस्थान और केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है। सब्जी हथकरघा तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ये दोनों सब्जी और हथकरघा वाला, ये वाराणसी में है। कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तंबाकू राजमुंदरी, ये बहुत प्रश्न आता है। केंद्रीय आलू संस्थान शिमला। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में खूब आता है प्रश्न। राष्ट्रीय जैविक खेती ये गाजियाबाद में। जैसे देखिए ये इम्पोर्टेंट है, आलू वाला है और चावल का भी बहुत बार आया हुआ है सब जो है, तो ये सब याद रखिए। दलहन का आया है, नारियल का आया है, ये सब आए हुए हैं प्रश्न, तो इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी कहाँ लोकेटेड है? तो ये जो है पणजी में है, गोवा की राजधानी।
और ये CSIR जो है उसका एक घटक है, वो इसको गवर्न करता है। तो केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो भावनगर गुजरात में है, वहाँ गुजरात में नमक ज़्यादा होता है, इसलिए आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। पक्षी पशु चिकित्सा संस्थान ये बरेली में है। भारतीय वन और पेट्रोलियम ये संस्थान देहरादून में। कपड़ा अहमदाबाद में। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ये मैसूर में है। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न है। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है। ये अंटार्कटिका में स्थित है। भारत के जो शोध संस्थान हैं उनमें से एक है। तो प्रथम शोध संस्थान जो था दक्षिण गंगोत्री, ये 1983-84 में था, अंटार्कटिका के हैं। द्वितीय मैत्री और तृतीय जो अब है चल रहा वो भारती है 2012 से। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न है। ये अब आप आधे पर आ चुके हैं। 50th क्वेश्चन है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी बात हो रही है। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ये जिनेवा में है WMO। कुछ और संस्थान देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय संस्थान भी हैं, जैसे भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये देहरादून उत्तराखंड में है। मनीला में ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, याद रखिएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ये रोम में है, इटली की राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान ये बोगोर में इंडोनेशिया में है। कोच्चि में कौन सा है? केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। सुनामी वार्निंग सेंटर केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ये इंपॉर्टेंट है, नागपुर में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान ये पुणे में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक दो बार आप देख लेंगे। आधी क्लास हो चुकी है। नेक्स्ट है 51वां नंबर 51st क्वेश्चन। 51st क्वेश्चन है, कृषि से संबंधित ISO सर्टिफिकेशन को क्या कहा जाता है? तो कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से, एग्री से एग्रो, एग, सो एग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एग मार्क कहा जाता है। पर्यावरण अनुकूलन का सर्टिफिकेट कहें तो इसको इको कहेंगे। औद्योगिक उत्पाद का ISI, आप देख के कोई चीज़ लेते हैं कि ISI मार्क की है कि नहीं। खाद्य सुरक्षा 22,000, पर्यावरण प्रबंधन 14,001 और फल्को FPO सर्टिफिकेशन है ये। नेक्स्ट है 52nd क्वेश्चन है, 72 नंबर प्रश्न है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब पारित किया गया? तो ये 1972 में 1972 में पारित किया गया था। कुछ और अधिनियम देखिए। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में, पर्यावरण संरक्षण 1986 में, जैव विविधता ये 2002 में और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक NGT इसका स्थापित किया गया, बहुत चर्चा में रहता है, 2010 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट 53rd क्वेश्चन 53 नंबर, ये क्या है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिग कैट की 4 प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? बिग कैट की चारों प्रजातियां यहाँ होती हैं। देखिए ये नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ बिग कैट की चारों प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ और उद्यानों के बारे में बात करेंगे। काजीरंगा ये असम में है। जिम कार्बेट जिसका पूरा नाम हेली है और आप जानते हैं सबसे पुराना भारत का नेशनल पार्क है, अब इसका नाम रामगंगा हो गया है और ये उत्तराखंड में है। अब भारत का पहला नेशनल पार्क जो है वो और पहला टाइगर रिजर्व यही है। तो अब इसका नया नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। चंदौली महाराष्ट्र में है। मेलिम गोवा में है। ये सब नेशनल पार्क हैं। पापीकोंडा मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश, बेतला झारखंड, हैरियट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मथिकेतन ये है और पेरियार ये दोनों केरल में हैं। पेरियार तो बहुत बार आता है।
बुक्सा ये है पश्चिम बंगाल। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ये भी खूब आता है। सरिस्का ये है राजस्थान, और दुधवा उत्तर प्रदेश में है, ये भी आता है प्रश्न। तो इन नेशनल पार्क्स को देखे रहिए। 54th क्वेश्चन है, 54 नंबर प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को किया था, हाल ही में 2023 को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हैं, जैसे कुटीर एवं मत्स्य पालन वर्ष 2022, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष 2024, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष 2004, अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन 7, जैव विविधता 10, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न है। अब ये दिवसों की बात होगी। देखिए, एक एक चीज़ें लगातार आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत ध्यान से इनको देखिए, 1-2 बार इसको देख लेंगे तो ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। 55th क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए, फरवरी बनाया तो फरवरी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो इसमें हमने इसमें शामिल किया है। जैसे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 9 फरवरी इंटरनेट सुरक्षा दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये है। 56th क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहा जाता है? तो अलकनंदा के और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, ये जो नीली लाइन है ये है अलकनंदा, और इसमें अन्य नदियाँ मिलती हैं तो एक जो है प्रयाग का निर्माण होता है। जैसे यदि इसमें धौली गंगा मिलती है सबसे उत्तर में तो ये है विष्णु प्रयाग। यदि इसमें नंदा की पीली वाली लाइन मिलती है तो ये है नंद प्रयाग, और यदि ये पिंडार गंगा हरी वाली मिलती है तो ये है कर्ण प्रयाग। इसके बाद देखिए, इस तरफ देखिए, जो ये केदारनाथ तरफ से आ रही है, यदि मंदाकिनी मिल जाती है तो यह रुद्र प्रयाग, और अंत में भागीरथी यदि मिलती है तो यह देव प्रयाग। और देव प्रयाग से जो है आगे देव नदी निकलती है जिसको गंगा कहा जाता है। तो यही भागीरथी अलकनंदा से देव प्रयाग में मिल जाती है और इसको यहीं से नाम दे दिया जाता है गंगा। नेक्स्ट देखिए, वही चीज़ यहाँ भी है, पंच प्रयाग हैं तो उसमें अलकनंदा, देखिए अलकनंदा सब में आपको मिलेंगी, इन्हीं से जो नदियाँ मिली हैं। जैसे धौली गंगा ने अलकनंदा को मिलके क्या बनाया, विष्णु प्रयाग, फिर मंदाकिनी नंद प्रयाग, पिंडार कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग और भागीरथी मिलके देव प्रयाग। इसीलिए भागीरथी एक नाम, न गंगा का नाम भागीरथी भी है। देव प्रयाग से ही गंगा का नाम प्रारंभ होता है। बद्रीनाथ धाम से अलकनंदा के नदी के तट पर, बद्रीनाथ धाम जो है अलकनंदा नदी के तट पर है, और केदारनाथ धाम वो मंदाकिनी नदी के तट पर। ये दोनों प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है 57th क्वेश्चन, पश्चिमोत्तर भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? व्हाट इज़ द रीजन ऑफ फॉर विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया? देखिए, अभी वर्षा की बात हो रही है, अभी आपको वर्षा तेज़ हो रही है यहाँ, उसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी, लेकिन यहाँ शीतकालीन वर्षा की बात हो रही है। अभी हम लोग वर्षा काल इस समय खुदाई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ शीतकालीन वर्षा की बात हो रही है। तो इसका कारण जो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ होता है, इसके कारण शीतकालीन वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय आर्द्रता ग्रहण करते हैं। पश्चिमी जेट प्रवाह इन्हें भारत की ओर मोड़ देते हैं। दिसंबर से फरवरी के बीच होने वाली यह वर्षा गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे उसका प्रभाव कम होता है। तमिलनाडु के तटों पर अक्टूबर नवंबर में होने वाली वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है और इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में मानसून की उत्पत्ति किन पवनों द्वारा होती है? अच्छा, भारत में मानसून कहाँ किधर से सबसे पहले आता है? तो आप जानते हैं केरल साइड में आता है और ये दक्षिण पश्चिम से आता है। तो दक्षिण पश्चिम पवनों से भारत की
भारत में मानसूनी वर्षा प्रारंभ होती है। इसे ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती भी है। सर्वप्रथम यह केरल में आता है। शीतकालीन प्रवाह की बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। उच्च हिमालय भारत को जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। क्यों? ग्रीष्मकाल में क्या करता है, दक्षिणी हिमालय पश्चिमी मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराता है। शीतकाल में साइबेरिया की ठंडी हवाओं को रोककर देश को अपेक्षाकृत गर्म रखता है। अब देखिए, ये हिमालय है तो इधर से ग्रीष्मकालीन वर्षा को रोक के यहाँ वर्षा करवाता है। उधर से साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं, इस ठंडी हवाओं को रोक देता, नहीं भारत में भी बहुत ठंडी पड़ने लगेगी। तो ये दो महत्वपूर्ण काम ये हिमालय करता है हमारे लिए। इसी कारण देश को का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर अर्थात शीतोष्ण कटिबंध में है, फिर भी जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। यानी कर्क रेखा से ऊपर ज़्यादातर ठंडा होना चाहिए, लेकिन कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि ये हिमालय हमको ये विशेषता प्रदान कर देता है। नेक्स्ट, सबसे कम वर्षा वाला स्थान, ये बहुत बार प्रश्न आया है। तो लीस्ट रेनफॉल जो है ये कहाँ है? लेह में है, लद्दाख में स्थित है। हिमालयी श्रेणियों की वृक्ष छाया क्षेत्र यहाँ है। वृक्ष छाया में होने के कारण यहाँ वर्षा मानसून पहुँच ही नहीं पाती। बीकानेर व जैसलमेर में भी काफ़ी कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम है, मेघालय में स्थित है, आप जानते हैं। भारत में वर्षा अधिक फिर भी प्यासी धरती कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ही महीनों में वर्षा बहुत होती है, पानी बह जाता है और भाप बनकर उड़ जाता है। यानी बहुत वर्षा होगी, यानी बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, लेकिन फिर भी प्यासी धरती है, इसीलिए सारा पानी बह के समुद्र में चला जाएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर किस पर? वायुमंडलीय नमी पर, याद रखिएगा। बहुत कई प्रश्न आते हैं इस पर, ताप पे, दाब पे, नमी पे, तो नमी पर। तड़ित झंझावात का संबंध जो है कपासी वर्षा बादलों से है, ये याद रखिए। नेक्स्ट, 60 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में वनाच्छादन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है? तो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवरेज, तो ये है मिजोरम में, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक परसेंटेज इसमें है मिजोरम में, कुल 84.53% पर वन ही वन है, जंगल ही है। अरुणाचल प्रदेश में 79 के करीब है, मेघालय में 76, मणिपुर 74 और नागालैंड 73। सर्वाधिक वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% में वन होना चाहिए, ये मुख्य लक्ष्य है। और वनाच्छादन 1/3 होना चाहिए। यानी उपलब्धि क्या है? कुल भौतिक क्षेत्र में वनावरण का अभी 21.71% है, यानी कम से कम 12% के आसपास अभी बचा हुआ है, 11.5% के आसपास। कुल वनावरण एवं वृक्षारोपण अभी 24.62 है। वृक्षारोपण को भी इसमें मिला दें तो तब भी लगभग 9% के करीब अभी वनाच्छादन प्राप्त करना है। पारिस्थितिक आतंकवादी वृक्ष, देखिए बहुत प्रश्न आता है। यूकेलिप्टस को कहते हैं, 80 गैलन पानी प्रतिदिन सोखता है, इसीलिए इसको आतंकवादी वृक्ष, पारिस्थितिक आतंकवादी या पारिस्थितिकी का शत्रु कहा जाता है। 61 नंबर, ये है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय पर्णपाती वन, तराई में है, सही है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती गंगा मैदान में, ये भी ठीक है। अल्पाइन या अरुणाचल प्रदेश में है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये पश्चिम में सह्याद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये उत्तर पूर्व ये गलत है। इस सह्याद्री यानी पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार, क्योंकि वहाँ उत्तर दक्षिण पश्चिमी मानसून से बहुत ज़्यादा पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकुधारी वन हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति सुंदरवन से संबंधित, पतझड़ वन राजस्थान, सागौन हिमालय की तराई में पाए जाते हैं, देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सुंदरी सुंदरवन में और सिनकोना मध्य भारत में पाया जाता है। ये 62 नंबर प्रश्न, भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला में नहीं है? ये हिमालय में तो है उच्च भूकंप मेखला, कर्नाटक पठार, उत्तराखंड और कच्छ भी हैं। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। कर्नाटक पठार जो है ये उच्च मेखला में जो है, भूकंप की मेखला में नहीं है।
चार को भूकंपीय क्षेत्र है। कर्नाटक का पठारी जोन 1 में आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा भूकंप का प्रभाव न्यूनतम है प्रभाव। और जोन 3-4 अति संवेदनशील हैं। सभी पूर्वोत्तर राज्य, बिहार, उत्तराखंड, हिमालय व पंजाब के सीमावर्ती राज्य है। और कच्छ है। कच्छ में आपको याद होगा एक बार 26 जनवरी को शायद 2001 में था, बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत जान माल का नुकसान हुआ था। सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा वाला राज्य उड़ीसा, चक्रवात, बाढ़, अकाल यहाँ सब आते हैं। और सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है? तमिलनाडु, क्योंकि यह बिल्कुल समुद्र के किनारे है। 63 नंबर प्रश्न है, भारत में अधिकांश लौह तथा अलौह खनिज किससे संबंधित हैं? तो जो है लौह और लौह खनिज ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित हैं। निर्माण इनका कैसे होता है? धारवाड़ की परतदार चट्टानों से, जो कि जीवाश्म रहित होते हैं। देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं इन्हीं चट्टानों में पाई जाती हैं। भारत के खनिजों का भंडार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 98% कोयला भंडार पाया जाता है। मछलियों और रेंगने वाले जीव होते हैं। विंध्य शैलें चूला पत्थर की होती हैं। कडप्पा चट्टानें ये तांबा, मैग्नीज, लौह अयस्क, कोयला, जीवाश्मों का अभाव इसमें होता है, पाई जाती है। प्राचीन से नवीनतम, यानी सबसे प्राचीन धारवाड़, फिर कडप्पा, फिर विंध्य, गोंडवाना, दक्कन, ये सबसे प्राचीन है, ये नवीन। मृदा अपरदन की समस्या मालवा पठार की बड़ी समस्या मानी जाती है। नेक्स्ट, काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इन्हें रेगुर कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास प्रचुर मात्रा में होता है, बिल्कुल ठीक है। कपासी मिट्टी भी यही है, सही है, क्योंकि इसमें कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त सभी सही हैं। अन्य नाम बिना जुताई वाली मिट्टी या कपासी मिट्टी, क्योंकि ये बहुत भुरभुरी होती है, बिना जोते भी बहुत भुरभुरी हो जाती है। बेसाल्ट लावा की अपेक्षा से निर्माण होता है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थों की इनमें कमी होती है। उच्च नमी धारण क्षमता होती है और परिपक्व मृदा कही मानी जाती है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, सबसे ज़्यादा जलोढ़ उपजाऊ है, फिर सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत भी है ये। बांगर मिट्टी की बात करें तो पुरानी जलोढ़ मृदा है और यहाँ जहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। खादर मिट्टी वो है जो नवीन जलोढ़ मृदा है। ये इंपॉर्टेंट मिट्टियों के संबंध में बिंदु हैं, याद रखिए। 65वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, जलोढ़ मिट्टी है उत्तर प्रदेश में, ये तो सही है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, ठीक है। लेटराइट मिट्टी बिहार, लाल मिट्टी तमिलनाडु, तो ठीक है। देखिए, लेटराइट मिट्टी ये बिहार में नहीं है। लेटराइट मिट्टी नीचे वाले क्षेत्रों में है, दक्षिणी क्षेत्रों में है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिहार में भी तो जलोढ़ पाई जाती है, लेटराइट नहीं। ये रीजन पूरा ये सब जो है इस मिट्टी के उदाहरण है, लेटराइट वाले। मानसूनी जलवायु तथा मौसमी वर्षा वाले क्षेत्रों की मृदा है। लोहे का ऑक्साइड जो है लाल रंग का कारण जो है होता है, यानी लाल मिट्टी जो है वो लोहे के ऑक्साइड के कारण है। इसमें उर्वरता कम होती है। नाइट्रोजन, फास्फेट, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। मुख्य फसलें इसमें कौन सी होती हैं लेटराइट में? चावल, गन्ना, काजू, रागी। क्षारीय मृदा यानी रेह, ऊसर आदि है जिप्सम व पायराइट का प्रयोग किया जाता है इनको हटाने के लिए, क्षार को। यूरिया का लगातार प्रयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है। जल धारण क्षमता का घटता क्रम, यानी मृत्तिका में सबसे ज़्यादा जल धारण, फिर गाद में, फिर बालू में। मृदा अपरदन में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है चंबल घाटी, यहाँ बहुत ज़्यादा मृदा अपरदन है और नलिका अपरदन होता है, यानी कट कट के नाली नुमा बन जाता है बरसात की वजह से। 66 क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। देखिए, रिहंद परियोजना रिहंद पर सही है। नागार्जुन कृष्णा पर ये भी ठीक है। माता टीला बेतवा पर ठीक है। पोचम पात परियोजना कावेरी, ये क्या है? गोदावरी में है, तो ये गोदावरी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही सही है। देखिए, ये फैक्ट्स हैं, इनको देख लीजिए। विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है हीराकुंड बांध, 48 किलोमीटर है। महानदी उड़ीसा पर निर्भर है, ये बना हुआ है और इसे घट प्रभा बांध भी कहेंगे।
भाखड़ा नांगल बांध ये सतलज नदी पर है और इससे राज्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो कि लाभान्वित होते हैं। रणजीत सागर परियोजना रावी नदी पर है। तुलबुल बहुत प्रश्न आता है झेलम नदी पर। सरदार सरोवर बहुत प्रश्न आता है नर्मदा नदी पर है। और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान इससे लाभान्वित हैं। ये बहुत बार प्रश्न आते हैं कौन कौन से राज्य इन परियोजनाओं से लाभान्वित हैं। टिहरी बांध भागीरथी, राजघाट बांध बेतवा नदी यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर ये चंबल घाटी की परियोजना है। एमपी और राजस्थान इससे प्रभावित है। उकाई ताप्ती नदी पर महाराष्ट्र में है। कोयना गुजरात में और रंगा नदी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। इन परियोजनाओं को देख लीजिएगा। नेक्स्ट 67th क्वेश्चन, पंजाब में सर्वाधिक कोयला भंडार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए कोयले की बात करेंगे तो झारखंड टॉप पे आएगा भारत में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल ये सब घटते क्रम में है। यानी सबसे पहले झारखंड सबसे ज़्यादा, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक कोयले का उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में होता है, उसके बाद उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश। तो उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ पहले, उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड है। कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा झरिया धनबाद में है। वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कोयला ही है हमारे देश का। कोयला उत्खनन जो है चीन के बाद भारत में दूसरे स्थान पे है। कोयले का 98% भाग गोंडवाना शैलों से मिलता है। लौह अयस्क ये सर्वाधिक भंडार इसके कर्नाटक और सर्वाधिक उत्पादक उड़ीसा है, ये ध्यान दीजिएगा। भारत जो है लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश में होता है घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश। ये फैक्ट्स हैं, इनको ज़रूर याद रखिए, एक दो बार देख लीजिए। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में? तो ये कौन सा करता है? आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी सही है। और आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा माइका उत्पादन करता है। भारत में प्रथम स्थान जो है आंध्र प्रदेश का है, दूसरा राजस्थान का है माइका प्रोडक्शन में। विश्व में अभ्रक की बात करें तो टंगस्टन उत्पादन में प्रथम स्थान चीन है, अभ्रक और टंगस्टन दोनों में। विश्व में हीरा उत्पादन में प्रथम है रूस। लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम है ऑस्ट्रेलिया। भारत में उड़ीसा और प्रथम जो है कर्नाटक। बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक जो है ओडिशा व गुजरात हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उत्पादन होता है। जस्ता का लगभग 100% उत्पादन राजस्थान द्वारा होता है। तांबा में भी राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पे है। मैग्नीज की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा में होता है। चांदी का सबसे बड़ा राजस्थान, देन कर्नाटक का है। टिन छत्तीसगढ़ में है। भारत का खनिज हृदय भूमि ये छोटा नागपुर पठार है। ये माइका, बॉक्साइट, तांबा ये सारे लौह अयस्क, चूना पत्थर ये सब कोयला वहीं पाए जाते हैं। कहाँ? छोटा नागपुर पठार। इसको खनिज हृदय कहा जाता है भारत का। नेक्स्ट है 69th क्वेश्चन, अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए अंकलेश्वर पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो नौग्राम तेल क्षेत्र जो है गुजरात में है। ये अलिया बेट द्वीप पे है, खंबात की खाड़ी में। अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाणा, लुनेज, बारकोल पेट्रोल से संबंधित है। तो आप देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन, ज्वारी, बायोमास, भूतापी ये ऊर्जा के स्रोत हैं, नवीकरणीय है। लेकिन पेट्रोल जो है अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी की बात करें तो जामनगर गुजरात में है। ये रिलायंस की रिफाइनरी है और मुकेश अंबानी के अधिकार क्षेत्र में है। कोयली रिफाइनरी ये है गुजरात की, बरौनी बिहार की, करनाल हरियाणा की इंपॉर्टेंट रिफाइनरीज हैं, को याद रखें। हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में है और मथुरा उत्तर प्रदेश में। ये इम्पोर्टेंट यहाँ भी इससे संबंधित कारखाने हैं। डिगबोई, माटी, नुमालीगढ़ ये असम में। नागपट्टनम, मनाली तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ परमाणु संयंत्र और उनके राज्य हैं, किस राज्य में कौन सा न्यूक्लियर प्लांट है उसको बताना है। तो कलपक्कम जो तमिलनाडु में है सही है। काकरापार गुजरात में है, ठीक है।
कैगा कर्नाटक में, ये भी ठीक है। रावत भाटा उत्तराखंड में, राजस्थान में है ऑप्शन, ये गलत है, ये राजस्थान में है रावत भाटा, ऑप्शन नंबर डी सही है। एन्नोर जो है तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, ये बहुत प्रश्न आता है। राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में, तारापुर ट्राम्बे महाराष्ट्र भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, बहुत प्रश्न आया हुआ है। परमाणु शक्ति से विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे तो कुल उत्पादन का 1.7% इसी से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे होता है? कोयले से। कुडनकुलम ये जो है परमाणु शक्ति स्टेशन है। भारत में प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन जो है ये थोरियम ही है जो भारत में उपलब्ध है। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र यानी हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा स्थापित किया गया था, कहाँ? तो ये आप बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी है, शिव समुद्रम में हाइड्रो पावर प्लांट प्रथम स्थापित किया गया इंडिया में। ये परियोजना क्या है शिव समुद्रम वाली? ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है और देश की पहली सफल परियोजना है। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की बात करें सिद्रपोंग जल विद्युत संयंत्र है, लेकिन सबसे सफल ये वाला था। जवाहर सागर परियोजना ये चंबल नदी राजस्थान में है। सलाल जम्मू कश्मीर में, शरावती कर्नाटक में, कोयना महाराष्ट्र में, टेहरी जल विद्युत परियोजना है उत्तराखंड में, और जल विद्युत में अग्रणी राज्य की बात करेंगे तो कर्नाटका है। नेक्स्ट है 72 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं कौन सी हैं? देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो है शक्ति यानी जो पावर प्लांट का सबसे जो बड़ा स्रोत है वो कोयला है, तो इसलिए कोयला आधारित जो परियोजना होगी वो सबसे बड़ी परियोजना भारत में प्रमुख परियोजना मानी जाएगी। तो कुल शक्ति उत्पादन कोयला आधारित परियोजनाओं का भाग ये लगभग 50% है, और कुल कोयला उत्पादन का 70% इन्हीं परियोजना में खर्च हो जाता है। परतातु तापी परियोजना झारखंड में है, तलवार उड़ीसा में है, रामागुंडम तेलंगाना में है, सिगरौली उत्तर प्रदेश में है। तापी शक्ति क्षमता की बात करें तो महाराष्ट्र 1 नंबर पे है, देन गुजरात और देन उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है 73 नंबर प्रश्न, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी समेट रहे हैं क्योंकि आप कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? देखिए, उस समय जबकि भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद इन परियोजनाओं को लगाया जाना शुरू हुआ था, तो उसमें भारत के पास इतना पैसा नहीं था, तो अलग अलग विकसित देशों से जो है सहायता लेके भारत कर रहा था ये काम। तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये बोकारो स्टील प्लांट जो है वो ऑप्शन नंबर बी से है, रूस के सहयोग से हुआ। कुछ और प्लांट देखिए, जैसे भिलाई 1959 में छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है, रूस के सहयोग से ही। राउरकेला ये जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में 1959 में ही। 59 में ही दुर्गापुर इंग्लैंड के सहयोग से पश्चिम बंगाल में। तो इसमें बड़े संयंत्र 59 में 3 आए। विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है, सलाम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में है, हिंडाल्को 58 में ही रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, बाल्को कोरबा में छत्तीसगढ़ में है 1965 में, नाल्को जो है 1981 में भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया गया था, और सेल यानी SAIL जो है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना ये जो है 1973 में हुई। नेक्स्ट है 74 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ स्थित है? द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री, तो ये ऑप्शन नंबर बी फिर से सही है, ये गुजरात में है। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में, डीजल लोकोमोटिव DLW जिसको कहते हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में, सूती वस्त्र ये अहमदाबाद, कोयम्बटूर ऊनी वस्त्र लुधियाना में है। तो सूती वस्त्र के लिए अहमदाबाद और कोयम्बटूर, और ऊनी वस्त्र के लिए लुधियाना प्रसिद्ध है। तेल शोधन की बात करें तो बरौनी, और उर्वरक की बात करें तो सिंदरी। ऑटोमोबाइल गुरुग्राम हरियाणा। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश, कोचीन शिपयार्ड केरल में है। अखबारी कागज़ के लिए नेपानगर और टीटानगर प्रसिद्ध हैं, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट बिंदु। 75 नंबर प्रश्न है, इसके बाद 25 प्रश्न और बचेंगे, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है बताना है। किसके लिए बंदरगाहों के लिए कौन से जो है शहर प्रसिद्ध है? जैसे कोचीन प्राकृतिक पत्तन है, सही है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन ये एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है, ठीक है। कांडला ज्वारी पत्तन है चेन्नई,
सबसे गहरा पत्तन है। देखिए चेन्नई जो है ना ये कृत्रिम बंदरगाह है, तो ये सबसे गहरा नहीं बल्कि कृत्रिम बंदरगाह कहा जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। ये कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा दूसरा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम की बात करें तो भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह। बाह्य पत्तन की बात करें हल्दिया में है, मुख्य पत्तन का सहायक है। काकीनाडा पत्तन ये आंध्र प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। कांडला ये कच्छ की खाड़ी में है, ज्वारी बंदरगाह कहा जाता है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। कोच्चि बंदरगाह से संबंधित तट है, मालाबार तट है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ये प्रयागराज से हल्दिया तक ये गंगा नदी में ये बनाया गया है। प्रयागराज से हल्दिया तक के लिए जलमार्ग की व्यवस्था है। 76 नंबर प्रश्न है, ये भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेसवे कौन सा है? देखिए वैसे तो कई अब हो गए हैं, लेकिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है ये बहुत ही फेमस हुआ था और यह पहला 14 लेन एक्सप्रेसवे है भारत का। विश्व की सबसे ऊंची सड़क, अब सड़कों की बात करेंगे तो ये मनाली लेह मनाली वाला है, रोहतांग दर्रा से होके जाएगी। स्वर्णिम चतुर्भुज शहर ये आगरा, स्वर्ण चतुर्भुज शहर ये आगरा, दिल्ली, जयपुर। स्वर्णिम त्रिभुज है, इनकी स्थिति कुछ त्रिभुजाकार में है, तो इस वजह से आगरा, दिल्ली और जयपुर तो इस तरह से है, इनको स्वर्णिम त्रिभुज शहर कहेंगे, मानचित्र में त्रिभुजाकार हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये चारों मेट्रो सिटीज़ को कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई को जोड़ती है। कन्याकुमारी ये श्रीनगर था, पोरबंदर, सिलचर एक दूसरे से मिलन ये झांसी में होता है इनका। कन्याकुमारी श्रीनगर तथा पोरबंदर सिलचर, ये कन्याकुमारी श्रीनगर और दूसरा पोरबंदर तथा सिलचर, ये दोनों राजमार्ग जो हैं ये झांसी में मिलते हैं, इनका मिलन होता है, याद रखिएगा। कन्याकुमारी से श्रीनगर की बात करें उत्तर दक्षिण गलियारा इसको कहते हैं। पोरबंदर से सिलचर की बात करें तो पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं। ये दोनों गलियारे मिलते हैं झांसी में। वाराणसी से कन्याकुमारी ये राजमार्ग है, ग्रेट डेक्कन राजपथ कहा जाता है। सर्वाधिक लंबा राजमार्ग NH-27 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई में सबसे पहला स्थान महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान है। और सर्वाधिक रेलवे लाइन भी कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न है, भूटिया, देखिए इनको मिलाना है, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। जैसे भूटिया है सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु सही है, संथाल झारखंड सही है, भील उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में भुक्सा, भोटिया, जौनसारी, राजी, थारू ये हैं। ये भील जो है ये MP की है, मध्य प्रदेश की है। सो ऑप्शन नंबर डी सही है। जौनसारी, राजी, भुक्सा, भोटिया ये सब उत्तराखंड की हैं। और सबसे बड़ी जनजाति उत्तराखंड की थारू है। दीपावली इनका शोक पर्व है और इसका अर्थ वो मानते हैं मदिरा पान करने वाला। लेप्चा लिबास ये सिक्किम की है। अकोल छोटा नागपुर की जनजातियां हैं। जारवा, सेंटलीज होंगे जो है शोम्पेन ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हैं जनजातियां। रेगमा अंगामी ये नागालैंड की हैं। कुकी जनजाति है मणिपुर की, बहुत प्रसिद्ध है। मुंडा ये झारखंड के फेमस हैं। ये सरहुल त्यौहार मनाते हैं, बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत लोकप्रिय लोक त्यौहार है। और मुंडा झारखंड में है और बिरहोर, तमरिया, उरांव, संथाल ये लोग भी इस त्यौहार को मनाते हैं। सर्वाधिक झारखंड के ही हैं ये। और सर्वाधिक अनुसूचित जातियां जो हैं मध्य प्रदेश में हैं। भील, गोंड, लंबाडी, बैगा ये सब। भील जो है मध्य प्रदेश में और राजस्थान दोनों में पाए जाते हैं। और मीणा, भील, बांजरा ये राजस्थान में होते हैं। और मीणा जनजातियों में बड़ी पढ़ी लिखी जनजाति है। गोंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में और खासी मेघालय में। नेक्स्ट, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो ये इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल वाली S चंद्रशेखर ने जी, जो कि भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे। भारतीय अमेरिकी खगोलविद थे। चंद्रशेखर सीमा का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल इतना शक्तिशाली गुरुत्वीय क्षेत्र है, यह सबको खींच लेता है। प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता, इसीलिए इसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि देखने के लिए प्रकाश होना जरूरी है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है।
इस तारे से विस्फोट से जो निकली ऊर्जा है वो सूर्य के अरबों साल के जीवन काल में जो निकली ऊर्जा से भी अधिक है। सोचिए कितना बड़ा है। बिग बैंग थ्योरी, ये वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत अभी तक है। प्रतिपादक इसके कौन थे? जॉर्ज लेवेंटेयर। नेक्स्ट, तारे का रंग किसका सूचक है? ये तारे का रंग जो उसके दूरी या पृथ्वी से दूरी, सूर्य से दूरी नहीं, बल्कि उसके तापमान से यह निर्धारित होता है कि तारे का रंग कैसा होगा। तो उसके तापमान से संबंधित है। सूर्य की सतह का तापमान है 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस और इसका रंग पीला है। तारों इसमें सूर्य भी है, इसमें विकिरण होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। विकिरण ऊर्जा इसी से होती है, नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। एक निश्चित आकृति वाले तारों का समूह जो है नक्षत्र कहलाता है। पृथ्वी की मंदाकिनी, ये दुग्ध मेखला या मिल्की वे, ये सर्पिलाकार है। पृथ्वी से और मंगल के बीच परिक्रमण काल और झुकाव लगभग एक समान है दोनों का। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर वरुण ग्रह है और परिक्रमा में सर्वाधिक समय भी लेता है। सबसे कम दूरी पर बुध है, परिक्रमा में सबसे कम समय है। जैसे ये सूर्य है, इससे जितना नज़दीक होगा उतना जल्दी कर लेगा, जितना दूरी पर हो उतना लंबा परिक्रमण काल हो जाएगा, तो इसलिए वो ज़्यादा समय लेता है। 80 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो ये कौन सा है? शुक्र है। अब आप देखेंगे कि शुक्र तारा, जिसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा चमकता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, इसे शुक्र कहते हैं। सांझ का तारा या भोर का तारा शुक्र है, सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये आकार व द्रव्यमान में समानता के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिए। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा और सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध है। वर्ष में केवल 3 बार ये दिखता है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह जो है शुक्र है। पृथ्वी, शुक्र एवं मंगल के बीच मध्य में स्थित है। सबसे मंद गति वाला ग्रह जो है मंगल है। सूर्य से ग्रहों की दूरी देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। और पृथ्वी से ग्रहों की दूरी देखेंगे तो वही शुक्र, मंगल, बुध, उसके बाद सेम वही है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है, टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन आप इसका जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है, शनि का उपग्रह है और सबसे बड़ा है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि ही है, 82 उपग्रह हैं। अब तो और भी बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ा टाइटन इसका उपग्रह है। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। बृहस्पति के जो वलय है सिलेक्ट से बने होते हैं, जैसे अमोनिया, मीथेन, एच, हाइड्रोजन, हीलियम गैसों के कारण। मंगल और बृहस्पति के बीच जो सूर्य का चक्कर लगाने वाले पिंड हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉयड। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। और पृथ्वी तक चंद्रमा का प्रकाश ये आने में समय लगता है 1.3 सेकेंड। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है। यहाँ वायुमंडल अनुपस्थित है, इसीलिए खुले में कोई जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा से पृथ्वी पर लाए गए पिंड का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन भार बदलेगा, क्योंकि भार गुरुत्वीय त्वरण से निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण वहाँ 6 गुना कम है। नेक्स्ट है, इन नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में कौन सी नहीं है? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब। ये सतलज नहीं है। देखिए, ये सतलज जो है ये इधर चाइना से निकलती है, ये वाली, तो इसलिए, और बाकी ये ब्यास, चिनाब सब इधर से हैं। सतलज भारत से जो है उद्गमित नहीं है। सतलज का उद्गम राकसताल झील तिब्बत के पठार से होती है। शिपकीला दर्रे से होकर भारत में आती है। तिब्बत के पठार से निकली अन्य नदियों में ब्रह्मपुत्र और सिंधु हैं। सिंधु का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू हिमनद से होती है और अंत अरब सागर में होता है। यह लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है।
सिंधु की सहायक नदियां हैं व्यास, सतलज, रावी, झेलम और चिनाब। और ये पंच नदियां भी इनको कहते हैं। सिंधु के दाएं तट पर लेह स्थित है, जहां एशिया के सबसे ऊंची मौसमी वेधशाला स्थापित की गई है। सिंधु जल समझौता की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक सिंधु, झेलम व चिनाब के बीच 20% जल का उपयोग भारत करेगा, ऐसा समझौता हुआ है। और अभी आप जानते हैं कि जब अभी भारत और पाकिस्तान के बीच दिक्कतें हुई और जो भारतीय आतंकवादियों ने पहलगाम में तांडव मचाया था, उसके तहत भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया था और पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था। तो इसी समझौते के तहत वो था वो। 83rd क्वेश्चन है, 83 नंबर प्रश्न है। इनमें से किन नदियों के स्रोत बिंदु यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन लगभग एक ही हैं? देखिए, यदि एक ही ओरिजिन देखेंगे तो अभी आपने देखा कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी ये दोनों यहाँ चाइना से निकलती हैं। तो ये दोनों जो हैं इनका लगभग कैलाश पर्वत के पास लगभग एक ही जगह इनका उद्गम बिंदु है। तो दोनों का उद्गम मानसरोवर झील के पास है। ब्रह्मपुत्र जो है चेमायुंगडुंग हिमनद से और सिंधु बोखरचू हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम की बात करें तो तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना और भारत में दिहांग व ब्रह्मपुत्र। असम घाटी में है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बांग्लादेश में गंगा से मिलती है और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, ये प्रश्न आता भी है। इसमें मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी के पास है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो मानस, कपिली, बूढ़ी, धनश्री, लोहित, दिहांग, दिबांग आदि हैं। नेक्स्ट 84th क्वेश्चन है। 84th क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। देखिए, एशिया नहीं है, एशिया तो सबसे बड़ा है। तो जब एशिया नहीं है तब ये फंसा देगा आपको, तो इसलिए और भी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये दक्षिण अमेरिका है जो कि इनमें सबसे बड़ा है। यदि आप क्षेत्रफल को देखेंगे तो सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, उसके बाद फिर दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक 3 बड़े देशों की बात करें तो रूस, कनाडा और यूएसए है। भारत का स्थान 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। अफ्रीका का सिंह हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अब तो पहला जनसंख्या में। इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती। सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है और ये आर्कटिक महासागर में है। नेक्स्ट है 85 नंबर प्रश्न है, इसके बाद 15 और बचेंगे। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? आइसलैंड कॉन्टिनेंट। तो देखिए, द्वीपीय महाद्वीप है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसको धरती का अंत भी कहते हैं। हाँ, इसके बाद तो समुद्र ही है। अंटार्कटिका सफ़ेद रेगिस्तान और गतिशील रेगिस्तान कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप, उत्तर अमेरिका को नई दुनिया कहते हैं, सब नाम है, उपनाम। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप, एशिया महाद्वीपों का महाद्वीप और भविष्य का भंडार गृह। यूरोप विषमताओं का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप और आधुनिक सभ्यता का केंद्र कहा जाता है यूरोप को। ये उपनाम याद रखिए, किसी भी का एक उपनाम पूछ देंगे। 86 नंबर प्रश्न। अफगानिस्तान की सीमा किस देश के साथ उभयनिष्ठ नहीं शेयर होती है? ये तो रूस के साथ ही नहीं शेयर, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। देन उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से तो ये होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रूस के साथ नहीं मिलती है। अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन और ईरान। विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। डूरंड भारत बांग्लादेश और हिंडनबर्ग जो जर्मनी पोलैंड और मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। नेक्स्ट है 87th क्वेश्चन। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये क्यूबा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है।
क्यूबा का हवाई क्षेत्र जो है वो गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में विश्व में प्रथम है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान को कहा जाता है। पश्चिम का द्वार इस्तांबुल है तुर्की, इसका 98% भाग एशिया और 2% यूरोप में है। सूर्योदय का देश जापान है, ये उपनाम फिर से आप देखेंगे। अर्धरात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। झीलों का देश फिनलैंड। राजाओं की घाटी मिस्र और झुकी मीनार पीसा में है। नेक्स्ट है 88 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इस सवाल का भी आप जवाब दे पाएंगे, सहारा है, उत्तर अमेरिकी है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है ये। गलत कर दी, उत्तर अफ्रीका का था। और कालाहारी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया बोत्सवाना तक फैला है। गोबी रेगिस्तान या मंगोलिया वो चीन में है। थार ये भारत का और पाकिस्तान के बीच है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी मरुस्थल है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान। सोनोरन यूएसए में है। मरुस्थल जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम हो तो क्या कहा जाएगा? मरुस्थल कहा जाएगा, ये उसकी परिभाषा है। और पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र अटाकामा मरुस्थल है। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहा जाता है। तो ये है यही, कौन? स्ट्रोम्बोली। ये स्ट्रोम्बोली जो है ये लिपारी द्वीप इटली में है और ज्वालामुखी है। और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका में है। क्राकाटोवा इंडोनेशिया में है। सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो एकांकागुआ में है, दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइसलैंड है, मध्य अंडमान में है। ये प्रश्न आया था पहले। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी की लाइव हवाई द्वीप अमेरिका मैना लोआ, ये हवाई द्वीप में है यूएसए का, और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है 90 नंबर प्रश्न, इसके बाद 10 और बचेंगे। कौन सा ब्लू नील नदी का स्रोत है? तो ब्लू नील नदी का स्रोत टाना झील है और ये टाना झील अफ्रीका में है, यहाँ से ब्लू नील निकली है। श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के पास दोनों मिलकर नील नदी बनाती हैं, श्वेत और वाइट, यानी श्वेत और ब्लू। विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन ये अमेजन बेसिन है, दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक, देन उसके बाद हिंद, फिर अंटार्कटिक और अंत में आर्कटिक। ये अवरोही क्रम है, सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा आर्कटिक। सर्वाधिक लवणता वान झील तुर्की में है, 330% है। अमृत सागर में 239%। बरमुडा त्रिभुज है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है जिसमें फ्लोरिडा, बरमुडा और प्योर्टो रिको द्वीपों के मध्य ये है। ये एक ट्रायंगल है। नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न, कौन सी झील विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो सबसे प्राचीनतम और गहरी झील आपने पहले भी पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, बैगाल झील है और ये साइबेरिया रूस में है। पर्ल ऑफ साइबेरिया इसको कहा जाता है, बैगाल झील को। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर है, ये खारे पानी की झील है। और 1000 झीलों का देश, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, ये फिनलैंड। ये प्रश्न आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। 92 नंबर प्रश्न, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो सबसे निचली सतह होती है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ये वाली, ये सबसे निचली सतह है। उसके बाद तो ऊपर ढेर सारी सतहें हैं, देखते हैं आगे व्याख्या। क्षोभ मंडल जो है परिवर्तन मंडल है, यहाँ औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है। मौसमी घटनाएं यहाँ वर्षा और ये सब हिमपात ये वगैरह यहीं होता है। समताप मंडल ओजोन परत है, वायुयानों की उड़ान यहाँ होती है क्योंकि ये बड़ा शांत होता है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे यहाँ से होती हैं। 5वां ये है बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर। दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती कहाँ से? आयन मंडल से।
वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। वायुमंडल में स्मॉग धुंध के कारण जो है वो नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड हैं। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल है पच्छाव स्तरीय होते हैं, चक्रवात के आने के सूचक। नेक्स्ट है 93 नंबर प्रश्न है, इसमें चक्रवात और देशों से सुमेलन करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली ठीक है, चीन में टाइफून, भारत का चक्रवात कहते हैं सही है, अमेरिका का साइक्लोन, ये साइक्लोन गलत है, टाइफून है। अमेरिका का हरिकेन है, टाइफून नहीं, हरिकेन, टाइफून तो चीन का है, अमेरिका का में तूफान को हरिकेन कहेंगे। लॉर्ड तौकते तूफान अरब सागर में है, टॉर्नेडो वैली मिसिसिपी मैदान में है, अमेरिका टॉर्नेडो चक्रवातों के कारण है। चक्रवात का केंद्र जो है कम दबाव का क्षेत्र है, जिसे आई या आँख कहते हैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान परखोयास्क है। विश्व का सर्वाधिक सूखा ग्रस्त देश जो है ऑस्ट्रेलिया है, इसे प्यासी भूमि का भी देश कहा जाता है। यूरोप का भारत इटली को कहते हैं आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु के कारण। ये भारत की जलवायु से समानता। भूमध्य नगरी सागरीय जलवायु, ये भूमध्य सागर के चारों ओर उपोष्ण कटिबंध में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य की जलवायु है और महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ ही होती है। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध जो पाए जाते हैं वो एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप इतना बड़ा है कि स्वाभाविक रूप से सारे कटिबंध यहाँ शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न है, कौन से शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते। दक्षिणी गोलार्ध में पंपाज, प्रेरीज, डाउन्स, वेल्ड्स। देखिए पंपाज, डाउन्स और वेल्ड्स दक्षिणी के ही है। प्रेरीज ये देखिए ये है, ये दक्षिण यहाँ से ये प्रेरीज है, उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी में नहीं है। शीतोष्ण घास के मैदान जो है प्रेरीज है, उत्तरी यूएसए कनाडा में उत्तरी गोलार्ध में है। पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज है एशिया यूक्रेन रूस। वेल्ड दक्षिण अमेरिका। उष्ण कटिबंधीय की बात करें तो सवाना अफ्रीका में है। तो ये कटिबंधों से संबंधित भी यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। उत्तर में टैगा वन, ये कहाँ पाए जाते हैं तो टैगा वन जो है समशीतोष्ण में पाए जाते हैं, टेम्परेट जोन में। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनका अन्य नाम है शीतोष्ण कटिबंधीय समुद्री वन। कुल वनों का सर्वोच्च प्रतिशत इन्हीं का है। उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी भागों में है, पत्तियां नुकीली कोरधारी होती हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है। एशिया आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है और वन है और इसमें साल, शीशम, आंवला आदि पाए जाते हैं, महुआ आदि। विश्व में सबसे बड़े और घने वन है ब्राज़ील में, सदाबहार वन या सेल्वा वन है। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश नॉर्वे था। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भगवान पुष्प प्रतिबंध जो पर्णपाती वन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है। एक पेड़ के पास अनिवार्यता होती है क्या, जड़। और चीज़ों से काम चल जाएगा लेकिन जड़ न होगी तो पेड़ का अस्तित्व संभव नहीं है। 96 क्वेश्चन, 4 और तो पिग्मी कांगो में है, कौन सुमेलित नहीं है बताना है। ये सही है। अंगामी नागालैंड की जातियाँ हैं। एनु जापान की, किर्गिस्तान की है, सूडान की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका की है। मसाई कन्या की, पापुआ न्यू गिनी की, बद्दू अरब की, एस्किमो अलास्का एवं उत्तरी कनाडा की एकदम उत्तर में है। लैप्स टुंड्रा प्रदेश बराबर मोरक्को, बेद्दा श्रीलंका, निग्रिटो कांगो बेसिन के हैं। इनको आप 1-2 बार देख लेंगे। सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन से हैं। तो देखिए सर्वाधिक तेल उत्पादक देश यूएसए है। और अभी तेल की बात हो रही है तो अभी भारत और यूएसए से उतने अच्छे संबंध नहीं रह गए हैं, तनातनी चल रही है ट्रंप के आने के बाद से। तो अभी भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इससे और तनातनी बढ़ गई है।
तो यूएसए सबसे बड़ा उत्पादक है। और वही क्रम देखें तो यूएसए, सऊदी अरब, रूस, कनाडा, इराक, कुवैत इस तरह से हैं। सबसे ज़्यादा यूएसए, सबसे कम इन ऑप्शंस में कुवैत है। सर्वाधिक तेल भंडार की बात करें तो वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, इराक, ईरान में है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। 98वां प्रश्न, इसके बाद दो और हैं। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक, तो आप तो इसको बता ही देंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है, कौन? ब्राज़ील है। और वही क्रम में देखें, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, फिर वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया में। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है चीन, देन श्रीलंका, देन केन्या। गेहूं तथा चावल, तंबाकू, सूती, रेशमी वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है इन सब में। लंबे रेशे की कपास का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक दोनों यूएसए है। कपास व दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। स्वर्णिम त्रिभुज अफीम उत्पादन हेतु म्यांमार, लाओस और थाईलैंड ने मिलकर बनाया है। अप्राकृतिक रबर है थाईलैंड में। नेक्स्ट 99वां प्रश्न, इसके बाद एक और। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो भैया यूरेनियम सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है और भारत ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम लेता भी है। तो यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार जो है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद कजाकिस्तान, देन कनाडा में। यूरेनियम अयस्क का निक्षेप कनाडा से सब में सबसे ज़्यादा है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक सबसे ज़्यादा बड़ा ऑस्ट्रेलिया है। एल्यूमिनियम धातु की यह एक अयस्क है। हीरा का सर्वाधिक उत्पादक रूस है सबसे बड़ा, देन बोत्सवाना, फिर कनाडा। हीरा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध जो है किम्बरले जो है, ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी के प्रांत की राजधानी है, यहाँ है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मेक्सिको है, पेरू, देन चीन। सफ़ेद कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। टाइटेनियम का शीर्ष उत्पादक जो है चीन है। नेक्स्ट है 100वां और अंतिम प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन है? इसका जवाब भी आप दे पाएंगे। स्वेज नहर ही है जो कि विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। और स्वेज नहर की बात करेंगे तो ये स्वेज नहर ये लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों को जोड़ने वाली नहर है। इनको जोड़ती है। लंबाई इसकी 165 किलोमीटर है और चौड़ाई 60 मीटर। सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर, कनाडा और यूएसए को पश्चिमी से जोड़ता है, इसलिए सर्वाधिक व्यस्त भी है। सू नहर ये सुपीरियर एवं यूरिन झीलों को जोड़ती है, ये उत्तरी अमेरिका में है। सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाह जो है शंघाई चीन का है, और देन सिंगापुर। विश्व का काफ़ी बंदरगाह सेंटोस है, इसको काफ़ी बंदरगाह कहते हैं। तो इस तरह से साथियों ये महत्वपूर्ण जो है मैराथन जियोग्राफी की समाप्त हो गई। 100 क्वेश्चंस आपने देखे, लेकिन आप मिनिमम यदि 5 देखें तो 500 से लगभग 750 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। इसलिए समाधान द सॉल्यूशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बहुत ही ध्यान से इसे देखते जाइए। एक बार दो बार इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो अपनी तैयारी को धार देते रहिए और अपनी तैयारी को अंतिम परिणति दीजिए, और जिससे आपकी विजय सुनिश्चित हो सके। बिल्कुल लगे रहिए, और जो लगातार लगे हैं उनको निश्चित है कि विजय मिलना तय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।